मेरा देवर औरतों की मसाज करता और औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवा लेती थी। मेरा अक्सर दिल करता कोई मुझे भी सब मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी। देवर को कहा, लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। यह दीवानी तो मेरी रोज के हिसाब से मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मेरी मेहनत में से यह कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज से भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 6 साल से मेरा एक ही रूटीन था। मेरी रूटीन में रित्ती भर फर्क नहीं आया। सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के जरूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में जाना। फिर शाम को वापस आती और आकर खाना बनाती, घर के और कामों को करती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर अकेले ही थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहां पर कामकाज करना मेरा काम था। इस सब से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे घर पर मोहल्ले की औरतें, करीब गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज कराने के लिए आया जाती थीं, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वह पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करता था। यही वजह थी कि मुझे अपनी पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का यह रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थीं और उसका हाथ बताती थीं। पति का हाथ बताने के लिए चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता था कि मैं अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म लिहाज की मारी चुप हो जाती थी। मेरा देवर बहुत अच्छे इंसान था, पर किसी से भी फालतू बात नहीं करता था और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था कि देवर से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले ही दिन बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता है। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी जरूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी और तीनों वक्त में उसके कमरे में खामोशी से खाना कराई थी। कभी कभी उसका मूड ऑफ होता तो वह हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खाता। ज्यादातर वह अपने कमरे में ही खाता था रहता। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था जहां वह अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वह खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर यह कैसा काम कैसे कर लेता है और मसाज देने से शर्म नहीं आती। मुझे तो सोचकर भी शर्म लगी थी। जब मैं अपने पति से बात की तो वह हंसकर कहने लगे कि इसका तो यह काम है और रोजगार भी उसी से ही चलता है। अगर वह अपने काम पर शर्म आएगी तो खाएगा कहाँ से। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। कभी कभी जब मैं उसका काम से बहुत थक जाती तो मेरा दिल करता कि मेरा भी जिस्म कोई दवा दे कि मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से भी नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 3 साल हुए थे। मेरी सास का देहांत हो गया था। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थीं। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख की सांस नहीं लिया था। 3 साल मैंने जैसे काटे थे, बसर किए थे। वह पल पल मुझ पर निगाहें रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाहों में हर चीज पर होती थी। मैं उस माहौल में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद ना होने के ताने शुरू कर दिए। मैं बस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती थी। ऊपर वाले से रोकर दुआ मांगती थी कि मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दे ताकि मुझे अपनी सास के ताने से छुट्टी मिल जाए। मगर शायद मेरी किस्मत में क्या लिखा था, मेरी किस्मत में औलाद का सुख था ही नहीं। फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी थी। बहुत से हकीम डॉक्टरों से उनका इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उनकी बीमारी किसी भी को समझ में नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे ज्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो चुका था। मेरी सास ने उन दोनों का
माँ बाप दोनों बनकर अकेले ही पालन पोषण किया था। वह बहुत गुस्से वाली औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजारी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का जोर दिया। अगर अपने बच्चे की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनकी चारपाई के पास बैठे रहते थे और तमाम जमा पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दी है, यह सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाए। मगर वह जिंदगी इतनी ही लेकर आई थी। चंद महीनों के बाद वह विदा हो चुकी थी। उनके इस बात जहां हम सुख की सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में काम करना भी पड़ता था। मेरी कर्ज सास की बीमारी के दौरान मेरे पति ने देवर बहुत कर्ज चढ़ा चुके थे, जिसकी वजह से हमारे हालत काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए ही हम तीनों लोग बहुत मेहनत करते थे ताकि जल्दी से कर्ज से छुटकारा पा सकें। अब जब हम कामकाज करने के लिए अपने पति के साथ खेतों में जाने लगे, तब हमारे घर में औरतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता। हम उम्र की औरतें, लड़कियां मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक अब कभी किसी के अपने देवर के बारे में गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग ही उसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब हुआ। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर आई तो मैंने देखा मोहल्ले की एक लड़की रीवा को देवर के कमरे से रोती हुए जाते देखा। मैं मंजर देखकर बहुत हैरान रह गई। शादी के 6 सालों में ऐसा पहली बार देखा हुआ। देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था, पर वह भला लड़का एक जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची लड़की थी। फिर वह लड़की किस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई थी, मैं यह देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में इस कदर बात को जैसे भूल ही गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उसे जल्दी जल्दी बातें करके जान छुड़वा कर घर आने के चक्कर में खाना भी बनाना था और फिर पति को देने भी जाना था, मगर वह बात तो खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक उसकी बात सुनकर मैं जो हो गई, मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे साथ बहुत बार पूछने पर भी उसने उस बात के बारे में नहीं बताया कि मेरे देवर ने क्या किया। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर वापस चली गई थी और मैं उसके बारे में सोचते सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन वह क्यों अक्सर रोती हुई वापस जा रही थी। उस लड़की ने मोहल्ले में अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते हैं कि वह वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, पर उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मिलना जुलना ज़्यादा औरतों से था नहीं कि उतना उठना बैठना था कि नहीं, मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही मेरी कमजोरी। मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक घर की जिम्मेदारियों में इस बात को भूल गई कि मुझे उनसे कोई बात करनी थी। दिन इसी तरह से तेजी से गुजरने लगे और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेतों में काम करके आ रहे थे कि जब मोहल्ले का एक आदमी भागता वहां पर गया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों यह सुनकर परेशान हो गए थे, ना जाने क्यों क्या बात हो गई। तेज कदम उठाते जब हम दोनों घर में वापस आए तो बहुत ज़्यादा औरतों की भीड़ लगी हुई थी। औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब अंदर घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने ही मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हाल से लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो।
वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम चला कि वह मेरे देवर ने रीवा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब रीवा सर झुकाकर खड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैं देवर की तरफ देखा, वह शर्म से जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। उसकी शक्ल से झलक रहा था कि रीवा के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को रीवा के साथ शादी करनी होगी, मगर मेरे पति सुनते ही बड़े हैरत में पड़ गए और गुस्से में चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। रीवा की असलियत किसी से छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वह ऐसा क्यों करेगी। रीवा के माँ बाप का यह कहना था कि इस रीवा के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मसला को रफा दफा किया। इसके बाद यह जरूर हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सब ने उसके पास आना छोड़ दिया था। वह सारा दिन कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम सा और खोया खोया। वह पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल भी यह मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ मना कर दिया। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया था। वह शहर में एक किराए के कमरा में लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैं अक्सर यही सोचती थी कि कोई लड़की इतनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, वैसे अपनी इज्जत का सारेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 6 सालों में उनमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं यह समझने में अनजान थी कि आखिर यह सब क्या था। दिन इसी काम करते गुजर रहे थे जब मुझे एक दिन जो खुशखबरी मिली, जिसको सुनने के लिए मेरे 6 साल से कान तरस रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम छुड़वा दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह उन्हें भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल इंतजार किया था। कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आए और मुझसे मिलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। अब मेरे पति रात देर तक खेतों में काम करते रहते ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। मैं वापस घर काम में ही बहुत थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरे जिस्म टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों में काम वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं इस मसाज करवाने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट और बेचैनी महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि उसे कैसे करूं, मगर फिर ख्याल को एक जगह रखा और उनसे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो तो। अगली पल मेरे लिए है रान सब्र बन चुका था। जैसे मैं मोहित अपनी जगह से उठा, चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। नहीं भाभी, प्लीज, मेरे पास एक मेरे भाई का रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई थी। शर्मिंदगी से मुझे बहुत कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मेरा देवर ना जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। यह सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैं तो सिर्फ उनसे मसाज करवाने के बारे में ही कहा था और अगले दिन सुबह सवेरे ही वह आप वापस चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे हम सबके होश उड़ गए। उस दिन रीवा ने सबके सामने रोते हुए जिस बात का इनकार किया था, उसने मेरे देवर का इल्जाम लगाया था। वह दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी। उसके
प्यार करती थी, मगर मेरा देवर एक शरीफ इंसान था। जब देवर ने रीवा को समझाने की कोशिश की और मना कर दिया तो रीवा ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि मजबूर होकर उसके साथ शादी कर ले। इस बात में ज्यादा रीवा का ही नुकसान हुआ। उसके लिए रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। एक बहुत ही बड़ी उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया था और कुछ दिनों में उसकी शादी होकर यहाँ से चली गई। जाना था पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कांटा चुभ गया था, वह जैसे ही कहीं निकल गया था। मेरा देवर सबसे शर्मिंदगी से खुद से नजर चुराए फिरता था अपने देवर के इस बात पर। जैसे मेरे सीने में से एक हंसी निकल गई। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझता हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को ही पसंद कर लिया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। हमें भला इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था। हमारे लिए एक काफी था कि वह अपनी जिंदगी में खुश है और मगन रहे। हमने इस खुशी से इजाजत दे दी और उसकी यह सब ठीक है। जब उसकी भतीजा या भतीजा इस दुनिया में आएगा तो ही वह तभी शादी करेगा और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया तो फिर हमने कुछ दिन बाद मैं उसकी शादी की तारीख रख दी और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है। वह बहुत खुश हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।